नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में स्वागत है। मैं आज आपके सामने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा कक्षा 10वीं के असाइनमेंट द्वितीय शैक्षणिक सत्र 2020 विषय सामाजिक विज्ञान के दिए गए असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर लेके उपस्थित हुआ हूँ। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन प्रश्नों को लिखने से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इन वीडियो में उन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा असाइनमेंट में दिए गए हैं। ये प्रश्न 2020-21 के वार्षिक परीक्षा में आने की इनकी संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ। प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब और क्यों शामिल हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका शुरू से ही प्रथम विश्व युद्ध में तटस्थ था, लेकिन जर्मनी के द्वारा अमेरिका के जहाज़ों पर हमला करना तथा एक अमेरिकी यात्री जहाज़ के सारे यात्रियों को समुद्र में डुबो दिए जाने से रुष्ट और क्रुद्ध होकर अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया, जिससे विश्व के हर महाद्वीप युद्ध की चपेट में आ गए। इस प्रकार से अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि हर वह नया देश जो औद्योगिकीकरण करना चाहता है दूसरे देश से टक्कर लेना चाहिए? क्या इसके दूसरे तरीके हो सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है हर वह नया देश जो औद्योगिकीकरण करना चाहता है उसे दूसरे देशों से टक्कर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टक्कर या प्रतिस्पर्धा कर हम उस देश से किसी और भी तरह का सहयोग प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हमें सार्वभौमिक और चहुमुखी विकास करना है तो हमें सहयोग की भावना लेते हुए किसी अन्य देश से टक्कर या प्रतिस्पर्धा न करके हमें सभी देशों का सहयोग लेकर और देकर विकास करना चाहिए। औद्योगिकीकरण करने के कई और नए तरीके हैं जिनके संबंध में विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। औद्योगिकीकरण करने के नए तरीके। पहला, औद्योगिकीकरण के अंतर्गत देश की सीमा के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों का भरपूर उपयोग करते हुए देश का विकास करें। दूसरा, औद्योगिकीकरण के विकास के अंतर्गत अनावश्यक खनिज और आवश्यक संसाधनों का अन्य देशों के साथ सहयोग करते हुए आयात निर्यात करना, जिससे वैश्विक विकास किया जा सके। तीसरा, औद्योगिकीकरण के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्राओं का उपयोग लोगों को जीवन स्तर सुधारने और देश का विकास करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। चौथा, किसी अन्य देश से प्रतिस्पर्धा या टक्कर लेने की बजाय विश्व के सभी देशों को औद्योगिकीकरण के कारण से एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ी है, जिससे सहयोग और सामंजस्य की स्थिति में वृद्धि हुई है। औद्योगिकीकरण के विकास के साथ ही साथ विश्व के सभी देशों में आत्मनिर्भरता बढ़ी है, जिससे एक देश दूसरे देशों पर निर्भर हो रहे हैं और सहयोग की भावना में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा दिए गए अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन में क्या महत्व है? संविधान सभा का गठन किस सीमा तक लोकतांत्रिक था? इस प्रश्न का उत्तर है संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। संविधान के अंतर्गत उद्देशिका में यह स्पष्ट है कि संविधान का आधार जनता है। इसमें निहित अधिकार और स्वामित्व सब जनता से प्राप्त होता है। जनता ही इसे अधिनियमित और जनता के चुने लोगों को अपना अधिकार प्रदान करती है। सरल शब्दों में मैं कहना चाहूँ तो जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही संविधान और विधान का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार जनता अपने चुने हुए लोगों को अधिकार प्रदान करती है। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त किए गए शब्द प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य का उद्देश्य जनता के लिए जनता के ऊपर किया जाने वाला शासन ही लोकतंत्र कहलाता है।
इन शब्दों का संविधान की उद्देशिका में प्रयोग किया गया है तथा संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को किसी भी स्थिति में बदला नहीं जा सकता। संविधान सभा का गठन के समय जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, उस समय यह सुझाव आया कि सभी वयस्कों को पदाधिकारी द्वारा संविधान सभा का गठन हो, लेकिन बहुत से विशेषज्ञों और सलाहकारों के माध्यम से यह राय आई कि मताधिकार कराने से बहुत अधिक समय लग जाएगा। इसलिए समिति के व्यापक विचार विमर्श के बाद यह सुझाव आया कि 1935 के नियमों के आधार पर चुनी गई प्रांतीय विधानसभा का उपयोग निर्वाचक मंडल प्रतिनिधि के रूप में किया जाना चाहिए, यानी सीधे चुनाव न कराकर पहले से चुनी गई प्रांतीय सभा के प्रतिनिधियों को चुनकर संविधान सभा का गठन किया गया। इस प्रकार मैं सरल शब्दों में यह बताना चाहूँगा बच्चों कि संविधान सभा का गठन किया गया था। उस समय सभी लोगों का विचार था कि देश में चुनाव करवाए जाएं और चुने गए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान सभा का गठन किया जाए। लेकिन जिस समय संविधान सभा का गठन किया जा रहा था, उस समय विश्व युद्ध की स्थितियां बनी हुई थी, जिसके कारण से यह निर्णय अंत में लिया गया कि 1935 में जो पूर्व में चुनाव करवाए गए थे, उन जनप्रतिनिधियों को संविधान सभा का सदस्य बनाकर इस सभा का गठन किया जाए। अगला प्रश्न है, कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार निर्भर है? इस बात का प्रभाव कानून पर सकारात्मक होगा या नकारात्मक? तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद पूर्णतया कार्यपालिका पर निर्भर है। वास्तव में कानून बनाने का अधिकार मंत्रिपरिषद और कार्यपालिका को होता है। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति से संसद में पेश नहीं किया जा सकता। इसलिए कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद पूर्णतया कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद पर निर्भर करती है। आप लोगों को मैं यह बताना चाहूँगा कि कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद का मतलब होता है लोकसभा में चुने गए सांसदों को जो प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुने जाते हैं, उनके जिनको बहुमत प्राप्त होता है, वह मंत्रिपरिषद के और कार्यपालिका का कार्य करते हैं। इस प्रक्रिया का प्रभाव कानून पर सकारात्मक ही पड़ता है। यदि मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए कानून लोकहित, जनहित और देश के विकास के लिए हो, तो वह कानून सकारात्मक ही होता है। कोई भी विधेयक या कानून मंत्रिपरिषद में पारित होने से पूर्व उप समितियां द्वारा गहन विश्लेषण और विचार विमर्श किया जाता है। विधेयकों पर विचार विमर्श मुख्यतः संसदीय समिति में होता है। तत्पश्चात समितियों की सिफारिशों को सदन में भेजा जाता है। इन समितियों के सदस्य सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी कारण से इन समितियों को लघु विधायिका भी कहा जाता है। इसके बाद विधेयकों या कानून दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में चर्चा के बाद स्वीकृति मिलने पर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात वह विधेयक कानून बन जाता है। सरल शब्दों में मैं यह कहना चाहूँगा कि कोई भी कानून बनने के लिए जब विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो वहाँ पर बहुमत के आधार पर उसका विधेयक पारित किया जाता है। पारित हो जाने पे उस विधेयक को उप समितियाँ और संसदीय समितियों के माध्यम से विशेष गहन चर्चा और विचार विमर्श किया जाता है। जब समितियाँ संतुष्ट हो जाती हैं तो उन्हें लोकसभा और राज्यसभा में पारित करवाया जाता है बहुमत के साथ, और पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति के पास उस कानून पर हस्ताक्षर के लिए भेजे जाते हैं। और जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस विधेयक पर हो जाते हैं तो वह विधेयक पूरे देश के लिए एक कानून बन जाता है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।